नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। आप तमाम मेरे साथी जो जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं से विनम्र निवेदन रहेगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि इस चैनल पर वर्तमान में वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज चलाई जा रही है और वर्ल्ड ज्योग्राफी की ये सीरीज़ झारखंड और झारखंड के बाहर के छात्रों के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। आज की क्लास भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सीरीज में मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इन प्रश्नों को हमेशा ही रिपीट किया जाता रहा है। इस सीरीज में जितने भी प्रश्न मैं कराऊंगा दोस्तों, सभी की डिटेल यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो आपको करना क्या है, फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सेशन का पहला सवाल है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 701। निम्नलिखित में कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हम्बोल्ट धारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। हम्बोल्ट धारा को हम और किस नाम से जानते हैं? पेरू की धारा के नाम से जानते हैं। कहाँ पर चलती है? प्रशांत महासागर में चलती है, पैसिफिक ओशन में यह चलती है। प्रशांत महासागर में चलने वाली पेरू धारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट के सहारे चलती है। किस दिशा की ओर? दक्षिण से उत्तर की ओर यह चलती है। सभी फैक्ट इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो सभी फैक्ट को आप एक कलम कॉपी लेके ज़रूर नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है? 702। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होती है? बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल में होती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि वायुमंडल की कितने परतें हैं, तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि वायुमंडल की 5 परतें हैं। वे कौन कौन से हैं? 5 परत में कौन कौन है दोस्तों? क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। दूसरा समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरा मंडल मध्य मंडल है, मेसोस्फेयर। चौथा मंडल कौन सा है दोस्तों? चौथा मंडल है ताप मंडल, थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। और पांचवा मंडल है आपका बहिर्मंडल यानी कि एक्सोस्फेयर। क्षोभ मंडल की हम बात कर ले दोस्तों, तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों से कितनी है? पृथ्वी की ध्रुवों से कितनी है? 8 किलोमीटर है। और भूमध्य रेखा से ऊंचाई कितनी है? 18 किलोमीटर है। और सभी मौसमी घटनाएं जैसे कोहरा, बादल, ठंड, बारिश, तूफान क्षोभ मंडल में ही आपको देखने को मिलता है। क्लियर? समताप मंडल की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो इसकी ऊंचाई कितनी होती है? इसकी ऊंचाई पृथ्वी से 50 किलोमीटर तक होती है।
ओजोन परत की बात कर लिया जाए तो ओजोन परत इसी मंडल में आपको देखने को मिलता है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 15 से 35 किलोमीटर। ओजोन मंडल का कार्य क्या है दोस्तों? इस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है और पृथ्वी पर जो मानव जीव जंतु रहते हैं उनकी सुरक्षा करते हैं। क्लियर। तीसरा मंडल आपको देखने को मिलता है मध्य मंडल, मेसोस्फेयर। इसका विस्तार 50 से 80 किलोमीटर तक है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत यह मानी जाती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से, उल्कापिंड इसी मंडल में आकर क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं। चौथे मंडल की बात कर लिया जाए तो चौथा मंडल ताप मंडल है। इसका विस्तार 80 से 640 किलोमीटर या 700 किलोमीटर तक होता है। क्लियर। यहाँ पर क्या पाया जाता है? विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं और इसी मंडल से रेडियो तरंगे टकराकर वापस लौट जाती है। सबसे अंतिम परत बहिर्मंडल है दोस्तों। इसकी ऊंचाई 640 से कितनी होती है? 1,90,000 तक किलोमीटर तक होती है। और यह परत जो है बहिर्मंडल अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। वायुमंडल में किन गैसों की प्रधानता होती है दोस्तों? हीलियम और हाइड्रोजन की प्रधानता होती है। आई होप सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 703, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। एटलस पर्वत आपको देखने को मिलता है अफ्रीका में। एटलस पर्वत किन किन देशों में फैला हुआ है? मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में यह फैला हुआ है। क्लियर। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? इसकी सर्वोच्च चोटी मोरक्को में है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 4167 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्लियर। चलिए अगला सवाल हमारा क्या कहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 704, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? निम्नलिखित में कौन सी चट्टान रूपांतरित चट्टान का उदाहरण पेश करती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नीस चट्टान जो है रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि चट्टान किसे कहा जाता है? पृथ्वी की क्रस्ट के सभी कठोर और मुलायम पदार्थ क्या कहलाते हैं दोस्तों? चट्टान कहलाते हैं, रॉक कहलाते हैं। चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इग्नियस आग्नेय चट्टान, दूसरा सेडिमेंट्री अवसादी चट्टान और तीसरा मेटामॉर्फिक चट्टान होती है, अवसादी चट्टान होती है। क्लियर। आग्नेय चट्टान किसे कहा जाता है दोस्तों? जब ज्वालामुखी के फटने के दौरान पृथ्वी के अंदर का मैग्मा पृथ्वी के ऊपर आकर जम जाता है तब किस चट्टान का निर्माण होता है दोस्तों? इग्नियस चट्टान का निर्माण होता है। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। क्लियर। और क्रस्ट का 90% भाग जो है दोस्तों इग्नियस रॉक से बना होता है। दूसरी चट्टान की बात कर लिया जाए, अवसादी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक्स, बनती कैसे है? आग्नेय चट्टानों के टूटने फूटने के कारण जो अवसाद बनता है दोस्तों, इन्हीं अवसादों से सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। इसमें परत दर परत जमती है दोस्तों, इसीलिए इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। खनिज, तेल, गैस आदि इसी में आपको देखने को मिलता है। तीसरा चट्टान मेटामॉर्फिक चट्टान है, कायांतरिक चट्टान है। ये बनती कैसी है? ताप और दाब के कारण जब आग्नेय और अवसादी चट्टान के रूप में परिवर्तन हो जाता है तो हमें
कौन सा चट्टान देखने को मिलता है दोस्तों? कायांतरित चट्टान देखने को मिलता है। जैसे नीस किस चट्टान के कायांतरण से बनता है? ग्रेनाइट के कायांतरण से बनता है। क्वार्टजाइट बलुआ पत्थर से, संगमरमर चूना पत्थर से, और शिस्ट किससे बनता है दोस्तों? बेसाल्ट से बनता है। क्वेश्चन नंबर 705, निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी पर सबसे शुष्क रेगिस्तान है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आटाकामा पृथ्वी का सबसे शुष्क रेगिस्तान कहलाता है। आटाकामा यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। किन देशों में फैला हुआ है? पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना में यह फैला हुआ है। किस पर्वतमाला में है? एंडीज पर्वतमाला में है। इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 1,05,000 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 706, मध्य मंडल के ऊपर कौन सी परत स्थित है? बता चुका हूं दोस्तों, मध्य मंडल के ऊपर कौन सी परत स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, ताप मंडल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 707, चीन किसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? किसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, बुल्गारिया के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। चीन की बात कर लिया जाए तो एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है और यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, जबकि भारत का स्थान दूसरे नंबर पर आता है। कितने देशों से घिरा हुआ है दोस्तों? 14 देशों से चीन घिरा हुआ है। इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी बीजिंग में है। क्लियर? आइए किन किन देशों से यह घिरा हुआ है हम लोग चित्र से देख लेते हैं। किन किन देशों से घिरा हुआ है दोस्तों? रशिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, वर्मा यानी म्यांमार, लाओस, वियतनाम और उत्तरी कोरिया से यह घिरा हुआ देश है। कुल कितने देशों से घिरा हुआ है? कुल 14 देशों से यह घिरा हुआ है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 708, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? किन ग्रहों के कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह आपको देखने को मिलता है। आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। क्षुद्र ग्रह की बात कर लिया जाए तो क्षुद्र ग्रह एक खगोलीय पिंड है और आकार में ये ग्रहों से छोटे होते हैं और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। क्लियर? यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि पहला खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन है? कौन है? सेरस है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि पहला खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन है, तो याद रखिएगा सेरस पहला क्षुद्र ग्रह है जिसे खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1819 में खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था दोस्तों? पियाजी के द्वारा खोजा गया था। क्लियर? मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच देखने को मिलता है आपको क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 709, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है?
आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, कर्क रेखा नेपाल से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा की बात कर लिया जाए दोस्तों तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, जबकि 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, इक्वेटर के नाम से जानते हैं, जबकि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? 17 देशों से होकर गुजरती है। वे देश कौन कौन से हैं दोस्तों? मैक्सिको, बहामास, पश्चिम सहारा यानी वेस्ट सहारा, मारितानिया, माली, नाइजीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, एशिया में सऊदी अरब, यूएई, ओमान, इंडिया, चीन, ताइवान, बांग्लादेश और म्यांमार से होकर यह गुजरती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 710। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता है? कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, कजाकिस्तान काला सागर को स्पर्श नहीं करता है। काला सागर की बात कर लिया जाए दोस्तों तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 4,36,400 वर्ग किलोमीटर। 4,36,400 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। किन महाद्वीप को अलग करता है? एशिया और यूरोप को यह अलग करता है। इसकी गहराई कितनी है दोस्तों? 2,212 मीटर इसकी कुल गहराई है। इसकी सीमा किन किन देशों के साथ लगती है दोस्तों? पश्चिम में बुल्गारिया, रोमानिया के साथ इसकी सीमा लगती है। उत्तर में यूक्रेन के साथ, पूरब में रशिया और जॉर्जिया के साथ। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि काला सागर को एजोब सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है, याद रखिएगा कर्च जल संधि जोड़ती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि काला सागर को मार्मरा सागर से कौन सी जल संधि अलग करती है, बॉस्फोरस जल संधि अलग करती है। जबकि सी ऑफ मार्मरा को एजियन सी से कौन सी जल संधि अलग करती है दोस्तों? डार्डेनिलीज जल संधि अलग करती है। आई होप सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 711 बलुआ पत्थर परिवर्तित होती है। बलुआ पत्थर किस में परिवर्तित होती है? तो बता चुका हूं दोस्तों, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 712। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो दोस्तों तो इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। दूसरे नंबर पर अफ्रीका का स्थान है। तीसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका। चौथे स्थान पर साउथ अमेरिका। पांचवा अंटार्कटिका। छठे स्थान पर यूरोप और पांचवा और सातवां यानी सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया का स्थान है। क्लियर? ऑस्ट्रेलिया की बात कर लिया जाए दोस्तों तो इसके उत्तर में क्या देखने को मिलता है? इसके उत्तर में इंडोनेशिया, पूर्वी तिमोर और पापुआ न्यू गिनी देखने को मिलता है। उत्तर पूर्व में सोलोमन द्वीप, वानुआतू और
न्यू कैलिडोनिया आपको देखने को मिलता है, जबकि दक्षिण पूर्व में न्यूजीलैंड देखने को मिलता है। मुख्य भूमि कितने भागों में बटा है? मुख्य भूमि 6 भागों में बटा है। क्वींसलैंड जिसकी राजधानी कहाँ है? ब्रिस्बेन में है। दूसरा, न्यू साउथ वेल्स, इसकी राजधानी सिडनी में है। विक्टोरिया, इसकी राजधानी मेलबोर्न है। नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी डार्विन। साउथ ऑस्ट्रेलिया राजधानी एडिलेड, जबकि वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ में है। जबकि ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया की बात कर लिया जाए दोस्तों तो कैनबरा इसकी राजधानी होती है। इसका एक द्वीपीय देश भी है दोस्तों, उसका नाम क्या है? टस्मानिया, और टस्मानिया की राजधानी कहाँ है? होबार्ट। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया की मूल भूमि और टस्मानिया द्वीप को कौन सी जल संधि अलग करती है, याद कर लीजिएगा, बॉस जल संधि द्वारा ये अलग होते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 713, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 2 स्थलरुद्ध देश कौन है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पराग्वे और बोलिविया 2 ऐसे देश हैं जो स्थलरुद्ध देश हैं। क्लियर? बोलिविया की राजधानी कहाँ है दोस्तों? बोलिविया की राजधानी ला पाज है, और ला पाज जो है बोलिविया का सबसे बड़ा शहर है। पराग्वे की बात कर लिया जाए तो इसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों? अंसुसियोन इसकी राजधानी है। अंसुसियोन पराग्वे की राजधानी है, और ये दोनों देश जो है स्थलरुद्ध देश हैं। स्थलरुद्ध देश क्या कहलाते हैं दोस्तों? वैसे देश जिसकी सीमा सिर्फ स्थल से लगी हो या बंद सागर से लगी हो, वैसे देशों को हम स्थलरुद्ध देश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 714, ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग किसे जोड़ता है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, सिडनी को पर्थ से जोड़ता है। क्लियर? ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया के सबसे लंबी रेल मार्ग है जो सिडनी को पर्थ से जोड़ती है। क्लियर? ब्रोकन हिल, कालगुरली और कुलगार्डे इसी मार्ग में पड़ने वाले जंक्शन हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि कालगुरली और कुलगार्डे किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा सोने के खनन के लिए प्रसिद्ध है। इस सेशन का अंतिम सवाल हम लोग कर लेते हैं दोस्तों। 715, सुएज नहर कब बनकर तैयार हुई थी? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, सुएज नहर 1869 में बनकर तैयार हो गई थी। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, और किन महाद्वीपों को अलग करती है, अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। इसका निर्माण किसने कराया था दोस्तों? फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने कराया था। इसका निर्माण कार्य कब पूरा हुआ था? 1869 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि सुएज नहर में कौन कौन सी महत्वपूर्ण झीलें हैं, ग्रेट विटर झील, लिटिल विटर झील और तिम्सा झील सुएज नहर के अंतर्गत पाए जाते हैं। सुएज नहर का निर्माण याद रखिएगा दोस्तों, मिस्र के सिनाई प्रांत को काटकर बनाया गया था, और सिनाई प्रांत या सुएज नहर की बात कर लिया जाए तो मिस्र के नियंत्रण में ही आता है। क्लियर? दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी की ये सीरीज़ आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज नंबर 32 में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।